हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों के साथ साथ हम प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बताते चलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, कह रहा है वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप ऑप्शन दिया है पर निर्भर नहीं होती है, या उसमें वृद्धि करने के साथ बढ़ जाती है, या फिर में वृद्धि के साथ कम हो जाती है, या फिर में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सवालों के सही जवाब आते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बताया गया था कि वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया आपसे कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, या फिर दूध की परिशुद्धता, या फिर अपेक्षिक आर्द्रता, या फिर वायुमंडलीय दाब। तो दोस्तों, आर्द्रता मापी की सहायता से अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्द्रता मापी की सहायता से अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें कहा गया है जल का क्वथनांक ऑप्शन दिया सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या ऑप्शन नंबर बी में वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, या फिर ऑप्शन डी में कहा है अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जो जल का क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है समुद्र, सी में कह रहा है अंतरिक्ष, और डी में कह रहा है वायुमंडल। तो आपको पता होगा कि सूर्य जो है ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए हमें सूर्य से सीधे ऊर्जा की प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहा है प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि। ऑप्शन दिया है प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी में कहा है प्रकाश की तरंगे जल में गमन कर सकती हैं किंतु ध्वनि तरंगों में नहीं। सी में कहा है प्रकाश सभी माध्यमों में समान वेग से चलता है, या फिर डी में कहा है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण पैदा होता है ध्वनि तरंगों में नहीं।
तो दोस्तों हमसे पूछा गया था प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया था प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से भिन्न है क्योंकि प्रकाश की तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, किंतु ध्वनि तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ऑप्शन दिया है आपके पास पराबैंगनी तरंगों की, या फिर गामा किरणों की, या फिर प्रकाश किरणों की, या फिर आवर्त किरणों की। आवर्त किरणों को इंफ्रारेड बोला जाता है। तो दोस्तों सब पूछा है कि तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी किसकी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब आवर्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी। तो दोस्तों आवर्त तरंगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखते हैं, कहा गया है आवर्त तरंगें वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी मतलब 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻³ मीटर तक होता है। इसकी खोज हार्शल के द्वारा किया गया। ये आप याद रख सकते हैं कि इसका खोज हार्शल द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहा गया है कि पराबैंगनी किरणें इनकी खोज रिटर के द्वारा की गई थी। आप चाहें तो ये नाम याद रख सकते हैं, हार्शल और रिटेल। आवर्त किरणों की खोज की थी हार्शल ने की थी, और रिटर तरंगों की खोज पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। और जो पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है वो 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है गामा किरणें इनकी खोज की थी बैकुरेल ने। बैकुरेल के द्वारा किया गया और इसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में कहा गया है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचलित होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं। कह रहा है प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आप चाहें तो प्रकाश की चाल याद रख सकते हैं, आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा है वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों पूछा गया है वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कौन सी परत कहते हैं। ऑप्शन दिया है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन दिया क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन दिया आयन मंडल,
या फिर चौथा ऑप्शन दिया है आपके पास क्षोभ मंडल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो भी आयनिक घटनाएं होती हैं वो आयनी मंडल में ही होती हैं। तो रेडियो तरंगों को टकराकर जिस परत से वापस आती हैं वो हमारी आयन मंडल होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है रात्रि में रेडियो रिसेप्शन या फिर अभिग्रहण जिसे बोला जाता है में कुछ सुधार क्यों हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है। ऑप्शन दिया है आपके पास, रात्रि में बाहरी शोर बहुत कम हो जाता है, या फिर दिन की अपेक्षा रात्रि में कुछ ही रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, या फिर दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है, या फिर अगला ऑप्शन दिया है रात्रि में पृथ्वी का चुंबकीय बल क्षेत्र कम तीव्र हो जाने के कारण ब्रॉडकास्ट को कम प्रभावित कर पाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया था रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार हो जाता है क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक ही प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः प्राप्त नहीं हो पाते क्योंकि। क्या होता है इसका ऑप्शन दिए हैं आपके पास। पहले ऑप्शन में कहा है सिग्नलों की तीव्रता कम हो जाती है, या फिर एंटीना की सामर्थ्य कम होती है, या फिर वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन डी में कह रहा है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया था कि टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः प्राप्त नहीं हो पाते क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण ही कुछ सिग्नल जो होते हैं उन स्थानों तक नहीं पहुंच सकते। ओके, चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेडार का प्रयोग। रेडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है रिसीवर में सिग्नल प्राप्त करने के लिए, या फिर ग्रहों की गति का अध्ययन करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी में कह रहा है वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति के निर्धारण करने के लिए, या फिर सूर्य के धब्बों के अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों रेडार ये एक प्रकार का स्टेशन होता है जिसकी सहायता से हम वायुयान जैसी अन्य वस्तुओं की पहचान व स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, तो एक प्रकार से ये वायुयान नियंत्रक केंद्र भी होता है। यहाँ से हम वायुयान या अन्य यानों की स्थिति को देख सकते हैं और उनकी पहचान व उनका निर्धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले रेडार का आप फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो रेडार का जो फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेगिंग, इसका आविष्कार सर रॉबर्ट वाटसन ने किया था।
सर रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो डेली लाते रहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।